Today we will understand a very important topic, social detriments of economic development, which comes again under the chapter number 6, work and economic life. Okay, so what does this social detriments of economic development refers to? What does this mean? और इसका डिटेल में हम अब इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी. कभी भी जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो वो सिर्फ मनी या इंडस्ट्रीज़ या रिसोर्सेज की बात नहीं होती है. आप देखना, जब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम हमेशा मनी को लेकर बात करेंगे, हम इंडस्ट्रीज़ को लेकर बात करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज़, हम रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों को जो कि क्वान्टिटेटिव होती हैं नेचर, उनको हम कि यार कितना पैसा लगा है, कितनी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, ब्रिजेस बने कि नहीं, ये हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख रहे हैं किसी भी सोसाइटी, किसी भी कंट्री की. ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑन हाउ सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड. अब देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस पर भी निर्भर है कि कैसे जो सोसाइटी है वो स्ट्रक्चर्ड है, कैसे लोग सोचते हैं और कैसे वो बिहेव करते हैं. सो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हैं, हमेशा याद रखेगा कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, रिसोर्सेज और द इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर. It is more of also the societal structure, the people's thinking thought processes and how they behave. So these social conditions is equals to social detriments. और यही सारी जो social conditions हैं, इन्हें हम social detriments कहते हैं. ठीक है, economic growth happens faster. इकोनॉमिक ग्रोथ कब फास्ट होती है? जब सोसाइटी एजुकेशन को सपोर्ट करती है, इनोवेशन और इक्वालिटी को सपोर्ट करती है. इट एनकरेजेस हार्ड वर्क, रिस्क टेकिंग, अलाउज मोबिलिटी एंड फ्रीडम. सो इकोनॉमिक ग्रोथ हम कहते हैं जब बहुत फास्ट हो रही है सोसाइटी में. ठीक है, कब आप बोलोगे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट हो रही है? जब आप एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हो, आप नए आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे हो, इनोवेशन को सपोर्ट कर रहे हो, इक्वालिटी को सपोर्ट कर रहे हो, आप हार्ड वर्क और रिस्क टेकिंग को एनकरेज कर रहे हो. ठीक है, मोबिलिटी और फ्रीडम को अलाउ कर रहे हो. तो इस टाइम पे क्या होता है, इन सब चीज़ों से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी में थोड़ी फास्ट हो जाती है, जल्दी हो जाती है. ठीक है, और यही इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे स्लो डाउन हो जाती है किसी भी सोसाइटी में? जब सोसाइटी बहुत रिजिड है, जैसे कास्ट सिस्टम. तो यानी कि कहते हैं ना कि यार यहाँ पे अभी भी कास्ट सिस्टम चल रहा है, तो ये पिछड़ी ही सोसाइटी रह गई. ठीक है, और वो चेंज को, कोई भी चेंज अगर आ रहा है, वेदर इट्स पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी किसी भी तरीके का चेंज, ठीक है, उसे डिस्करेज करते हैं. ठीक है, वैल्यूज़ ट्रेडिशन ओवर प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस के ऊपर वो अपनी ट्रेडिशंस, अपनी वैल्यूज़, उनको वैल्यू करते हैं. ठीक है, अब आ जाइए रोल ऑफ मैक्स वेबर. हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं मैक्स वेबर. इनका क्या रोल रहता है? उन्होंने ये बहुत ही खूबसूरती से समझाया प्रोटेस्टेंट एथिक और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में. ठीक है, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इज़ वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ मैक्स वेबर, यू शुड नो. सो उन्होंने आर्ग्यू किया कि इकोनॉमिक सक्सेस इन यूरोप वॉज नॉट जस्ट ड्यू टू रिसोर्सेज. कि हमने पहले भी कहा कि जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, इकोनॉमिक सक्सेस की बात करें, तो ये सिर्फ रिसोर्सेज या फिर किसी भी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी अच्छी इंडस्ट्रीज़ की वजह से नहीं है, या सिर्फ पैसों की बात नहीं है. मैक्स वेबर का भी यही मानना था कि यूरोप में वो स्पेसिफिक बात कर रही हैं कि जो वहाँ पे इकोनॉमिक सक्सेस था, वो सिर्फ इस वजह से नहीं था कि वहाँ पे रिसोर्सेज थी, बल्कि प्रोटेस्टेंट वैल्यूज़ की वजह से था. उन्होंने कहा कि प्रोटेस्टेंट वैल्यूज़ एक बहुत ही अहम किरदार निभाती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. ठीक है, जैसे कि, और वो प्रोटेस्टेंट वैल्यूज़ क्या हैं? जैसे कि हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, सेविंग मनी, रैशनल थिंकिंग. सो कल्चर ने इकोनॉमी को शेप किया. यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे कल्चर ने इकोनॉमी को शेप किया. देखिए, अगर आपको ऐसे आता है समथिंग लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक से कोई भी चीज़ रिलेटेड, देखिए सोशियोलॉजी ना बहुत हेल्पफुल है जब भी आपको एसेज लिखने होते हैं. और एसेज आपको पता है कितना इम्पॉर्टेंट है, उसमें आपके कितने मार्क्स की वेटेज रहती है. तो जब भी आप एसेज लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, जब आप एसेज के टॉपिक्स को देखोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके सोशियोलॉजिकल टॉपिक्स से बहुत ज़्यादा मिलते हैं. अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या इकोनॉमिक प्रोग्रेस है या कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर जो आपने ये पढ़ा है अपने एसेज में डाल सकते हैं. पूरा छापने को नहीं कह रही हूँ, बट मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल सकते हैं. और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो कल्चर है वो इकोनॉमी को शेप करती है.
ठीक है। यूजुअली हम अपने डेली लाइफ में क्या सुनते हैं, इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट मनी। इकोनॉमी क्या है, सिर्फ इंडस्ट्रीज़ हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट्स की बात करते हैं हम। इकोनॉमी कैसे अगर रह रही है, सही रह रही है, हम पेट्रो डॉलर की बात करते हैं, हम मनी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैक्स वेबर कह रहे हैं कि कल्चर जो है इकोनॉमी को शेप करता है, और ये वैल्यूज़ बताई हैं, कल्चरल वैल्यूज़, और इन वैल्यूज़ से कैसे इसने इकोनॉमी को शेप किया। सो इट वॉज नॉट ऑलवेज अबाउट जस्ट रिसोर्सेज, culture also do plays a significant and important role in shaping the economy. So this is why your book starts with Weber. He gives the theoretical foundation. तो इसीलिए आपकी बुक जो है वो स्टार्ट होती है वेबर से, और वो एक थेरेटिकल फाउंडेशन देते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ईच सोशल डेट्रीमेंट्स। कौन कौन से ऐसे सोशल डेट्रीमेंट्स हैं, ऐसे सोशल कंडीशंस हैं जो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इकोनॉमी को किस तरीके से हेल्प आउट कर रही हैं, शेप कर रही हैं, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड ईच सोशल डेट्रीमेंट। फर्स्ट इज एजुकेशन सिस्टम। जो वेरी फर्स्ट सोशल डेट्रीमेंट इज एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी पिवटल। सो वाई इट मैटर्स, एजुकेटेड पीपल जितने होंगे उतनी स्किल्ड वर्कफोर्स होगी, ठीक है। आपने उनको पढ़ाया, उनको ट्रेनिंग दी और उन्हें एक स्किल्ड वर्कफोर्स बनाया, उससे एक मोर इनोवेशन हमें देखने को मिलेगी, प्रोडक्टिविटी और एंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिलेगी। ये सब चीज़ें हमें कैसे देखने को मिलेंगी, जब बच्चे, यूथ, आज की युवा और साथ ही साथ में जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा जापान, चाइना एंड जापान, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ना, वर्क कल्चर वहाँ पे बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका वर्क कल्चर, हर एक चीज़ बहुत परफेक्ट है, ठीक है। तो वो क्यों है, क्योंकि वो एजुकेटेड पीपल हैं और एक स्किल्ड वर्क फोर्स है। उतनी ही फिर वो इनोवेशन अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड एंटरप्रेन्योरशिप उतनी ही हमें बेटर देखने को मिल रही है बाकी कंट्रीज़ की कंपैरिजन में। रियलिटी में क्या है, कंट्रीज़ विद बेटर एजुकेशन, फास्ट डेवलपमेंट, यानी कि वो कंट्रीज़ जहाँ अच्छी एजुकेशन, अब देखो चाइना में एजुकेशन बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर आप डेवलपमेंट देखोगे बहुत फास्ट हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, इंडिया का आईटी सेक्टर जो है वो ग्रो कर रही है बिकॉज ऑफ एजुकेशन। इंडिया का आईटी सेक्टर देख लो, वो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है एजुकेशन के वजह से। वहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, तभी बार बार हम आईआईटीज़, आईआईएम्स और आईटी सेक्टर हो गया, इन सब चीज़ों की बात करते हैं जो कि इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट है। यहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, इसीलिए वो सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। देन कम्स रिलीजियस बिलीव्स। रिलीजियस बिलीव्स क्यों मैटर करता है, देखो रिलीजन शेप करता है एटीट्यूड टूवर्ड्स वेल्थ, ठीक है, वर्क एथिक, मटीरियल लाइफ। ऑब्वियसली जब आप रिलीजन को पढ़ोगे, और जितने भी रिलीजन्स हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको वेल्थ के बारे में बताया होगा, आपको वर्क एथिक के बारे में बताया होगा, कैसे अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ जीनी है उसके बारे में बताया होगा। तो रिलीजन आपकी लाइफ को शेप करती है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो आपको एनकरेज कर रहे हैं वर्क करने के लिए, ग्रोथ, ठीक है। अब आप अगर हिंदुइज्म में देखो तो काम का फल मिलेगा, ठीक है, तो काम करोगे तभी फल मिलेगा, ठीक है। इस्लाम में देख लो, उसमें कहते हैं टाई अ कैमल, यानी कि पहले अपना काम करो फिर आप एक्सपेक्टेशन रखो, ठीक है। काम करना है, काम ज़रूरी है। तो अब जितने भी रिलीजन्स में देखोगे काम पे इम्पोर्टेंस दी है, वर्क करना है, ये नहीं कहा आइडल बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। किसी भी आप रिलीजन में ये नहीं देखोगे कि आराम से एक कंफर्टेबल लाइफ में एक कंबल पकड़िए और बेड पे लेट जाइए, सो जाइए, और या फिर फ़ोन पकड़ लीजिए और स्क्रॉल कर लीजिए। किसी भी रिलीजन में आपको आइडल बैठना कहीं नहीं दिखेगा, बल्कि आइडल मतलब खाली दिमाग शैतान का घर कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि काम को बहुत एम्फेसिस दिया जाता है, और काम ही करोगे तभी ग्रोथ होगी। प्रोमोटिंग डिटैचमेंट, स्लोअर ग्रोथ। अगर वो डिटैचमेंट को प्रमोट कर रहे हैं तो फिर उससे ग्रोथ स्लोअर होगी। अच्छा, डिटैचमेंट बहुत सारे एस्पेक्ट्स में कही जाती है, इट इज़ नॉट अ डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्क इफ़ वी सी, ठीक है। लेकिन ये है कि कभी कभी जब हम डिटैचमेंट को पढ़ते हैं अलग अलग रिलीजन्स में, तो हम अलग अलग इंटरप्रिटेशंस करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का इंटरप्रेट करने का तरीका अलग है। तो वो जब डिटैचमेंट अगर प्रमोट कर रहे हैं तो वो ग्रोथ को और ज़्यादा स्लो डाउन कर रहे हैं। अब वेबर की आर्ग्यूमेंट क्या थी, प्रोटेस्टेंटिज्म की बात की है कि वहाँ पे कैपिटलिज्म को इनकरेज किया गया, उन वैल्यूज़ ने उल्टा कैपिटलिज्म को इनकरेज किया, ठीक है।
सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आप देख लीजिए, कास्ट एंड क्लास। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमें अपनी सोसाइटी में बहुत देखने को मिलती है, ठीक है। क्यों मैटर करती है? अगर सोसाइटी रिजिड है, ठीक है, वाई दिस थिंग हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम। वेट अ सेकेंड, ओके। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट एंड क्लास क्यों मैटर करता है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट एंड क्लास क्यों मैटर करता है? देखो, अगर सोसाइटी रिजिड है तो आपने टैलेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। जितनी ज़्यादा सोसाइटी रिजिड रहेगी, टैलेंट उतना रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, लोग ऊपर मूव नहीं करेंगे और इनएफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देख लें, कास्ट सिस्टम है और एक फिक्स्ड ऑक्यूपेशंस रहती हैं, कोई मोबिलिटी नहीं है, फ्रैगमेंटेशन नहीं है जब हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं सोसाइटी में। और बहुत टाइम तक ये प्रेवलेंट रहा है कास्ट सिस्टम हमारी इंडियन सोसाइटी में, और अभी भी कास्ट सिस्टम को आप देखोगे कहीं ना कहीं सोसाइटी में प्रैक्टिस किया जाता है अभी तक, ठीक है। तो इससे रिजल्ट क्या है? इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट कम्स पर्सनल वैल्यूज़। पर्सनल वैल्यूज़ जैसे एसेटिज्म और हार्ड वर्क, ये चीज़ें क्यों मैटर करती हैं? देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है माइंडसेट पे। दो टाइप्स हैं इसकी, एक है प्रोडक्टिव वैल्यूज़ और एक है रिस्ट्रिक्टिव वैल्यूज़। प्रोडक्टिव वैल्यूज़ जैसे हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, सेविंग, सेव करिए अपने मनी को, आप डिसिप्लिन से अपनी ज़िंदगी को जिए, आप हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है। दूसरा है रिस्ट्रिक्टिव वैल्यूज़, एक्सेसिव एसेटिज्म, यानी कि आपने मटीरियल लाइफ को ही रिजेक्ट कर दिया। तो जब आपने मटीरियल लाइफ को ही रिजेक्ट करी तो आप काम नहीं करोगे, ठीक है। जब एसेटिज्म क्या हो गया कि जैसे ये मोह माया की ज़िंदगी है और जितना भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं या ब्रांड हैं, तो हम प्रोग्रेस ही नहीं करेंगे इन चीज़ों को पाने के लिए, क्योंकि हमने इन चीज़ों को ही कंसिडरेशन में नहीं रखा है, ठीक है। आज जो हम बच्चे हैं वो क्यों मेहनत कर रहे हैं? हम बच्चे इसलिए मेहनत करते हैं ताकि कल का अपना भविष्य सुधार सकें, ठीक है। और अगर हमने आज से ही, हम सब ने एक माइंडसेट इस तरीके का रखा है कि यार नहीं, मुझे तो ये ज़िंदगी ही नहीं जीनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी में ब्रांड्स नहीं चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं चाहिए, जो है बस काफ़ी है, तो मैं उस मटीरियल लाइफ को ही अगर रिजेक्ट करी तो ऑब्वियसली हाउ दैट पैशन वुड कम टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, और हाउ दैट पैशन will come to become something great in our lives? Obviously not, because we don't want to do anything in our lives. तो जब हम कुछ करना ही चाहते हैं, हम रिजेक्ट कर रहे हैं हर एक चीज़ को, हम एक, वो कहते हैं ना, मोह माया की ज़िंदगी को त्याग देना, हम वो ज़िंदगी नहीं जीना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ झूठ है, ये ब्रांड्स, ये लुई विटॉन के बैग्स, अब देखो 1.5 लाख का बैग है, अगर हमारे अंदर वो बहुत ज़्यादा इच्छा होगी उस चीज़ को पाने की तो हम मेहनत करेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे, ठीक है। और अगर इच्छा ही नहीं है कि मुझे कभी लुई विटॉन का बैग लेना है, तो ऑब्वियसली हम पहले से ही कुछ ना बनने की ख्वाहिश हमारे अंदर जो है वो इम्बाइब हो जाएगी, ठीक है। डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन एंड डिपेंडेंसी रेशियो, एक सेकेंड अगेन वेट कीजिएगा, आई डोंट नो व्हाई। डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन एंड डिपेंडेंसी रेशियो, देखो जितने ज़्यादा वर्किंग पीपल होंगे उतनी ही प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगी, और जितने ज़्यादा डिपेंडेंट्स हैं उतना ही इकोनॉमिक बर्डन है, ठीक है। आज की एग्जांपल लेते हैं इंडिया टुडे की, डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो जितनी ज़्यादा यूथ की पॉपुलेशन होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। अगर जितने ही एजड पीपल होंगे, जैसे रिटायर्ड पीपल, उसके बाद आफ्टर 60 दे गेट रिटायर्ड, या बहुत एज्ड पीपल हैं, तो दे आर अ बर्डन ऑन द सोसाइटी, ठीक है। उनको कमाने के लिए उनको काम नहीं करना पड़ रहा है, कोई उनको उनके बेटे या उनको कोई दे रहा है, ठीक है। सो एक तरीके से सोसाइटी पे बर्डन है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा डिपेंडेंट्स होंगे उतना इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगा सोसाइटी में, तो इसलिए वर्किंग पॉपुलेशन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर। देन कम साइंटिफिक एडवांसमेंट। साइंटिफिक एडवांसमेंट में देख ले तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, हमारे पास ये USA, चाइना, ठीक है, इंडिया इज़ ऑल्सो लीडिंग इन दी सेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया भी बहुत कोशिश कर रहा है। तो USA हो गया, चाइना हो गया, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं इनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और इससे इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इनोवेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। देन कम्स द एग्जाम्पल विच इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑब्वियसली साइंटिफिक एडवांसमेंट के तौर पे हमें ले गया है, उस एरा में ले गया है जहाँ पे सिर्फ साइंटिफिक एडवांसमेंट हमें देखने को मिल रही है आफ्टर द अराइवल ऑफ एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देन कम्स स्प्रेड ऑफ मनी इकोनॉमी, देखो हमें एक ट्रांजिशन देखने को मिला फ्रॉम बार्टर
बार्टर सिस्टम से हमें ट्रांजिशन देखने को मिला मनी सिस्टम में, और इसने ट्रेड को आसान कर दिया, मार्केट्स एक्सपैंड करने लगी, ठीक है। सो इट हैज़ एनकरेज स्पेशलाइजेशन एंड बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। इससे हमारी इकोनॉमी किस तरीके से डेवलप हो रही है, इन सब चीज़ों से हमारी इकोनॉमी शेप हुई है, डेवलप हुई है। देन कम्स अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्यों मैटर करती है, क्योंकि जो सिटीज़ हैं दे आर सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, जॉब्स, इनोवेशन, ठीक है। जैसे बेंगलुरु ले लो आप, मुंबई ले लो, ये कौन सी सिटीज़ हैं जहाँ आपको इंडस्ट्रीज़ या जॉब्स, इनोवेशन, अभी मुंबई में बहुत आपको बॉलीवुड के रिलेटेड काम देखने को मिलेगा। पीपल आर डाइंग फॉर वन रोल, एंड वहाँ चॉल्स में बैठ जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, बट दे ट्राई टू गेट इन टू देयर दैट इंडस्ट्रियल, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं वो। तो वो एक सिटी है जहाँ पे it has become a center of employment for the people who actually want to go into this Bollywood industry. So it leads to faster economic growth, क्योंकि वो उन सिटीज़ में जा रहे हैं जहाँ इंडस्ट्रीज़ अच्छी हैं, जॉब्स अच्छा है, इनोवेशन अच्छा है, ठीक है। हमारी बेंगलुरु देख लो, ये वो सिटीज़ हैं जो हब बन चुकी हैं, ठीक है, और इससे हमें फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है। देन कम सेक्युलराइजेशन, विच इज़ कोर principle of Indian society, secular or secularization. It is written in our preamble also कि हम एक secular country हैं, ठीक है। ये क्यों मैटर करता है, क्योंकि ये डोमिनेंस ऑफ रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस, जो रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस की जो डोमिनेंस रहती है उसको रिड्यूस कर देता है। इट प्रमोट्स रैशनल थिंकिंग एंड साइंटिफिक आउटलुक। और ये किस चीज़ को प्रमोट करता है, रैशनल थिंकिंग को और साइंटिफिक आउटलुक को। इम्पॉर्टेंट फॉर मॉडर्नाइजेशन, और ये बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लोग रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस अगर डोमिनेट करने लग जाएंगी, ठीक है, तो लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, या फिर लोग उस तरीके से साइंटिफिक रैशनल सोचने नहीं लगेंगे, ठीक है। हालांकि हमारे रिलीजन्स में देखिए ऐसा नहीं होता है कि हमारे रिलीजन्स कोई एक बहुत ही हार्श चीज़ों को प्रमोट करते हैं। इट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पीपल, ठीक है। आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें रिलीजन की जो होती है ना, फीमेल के लिए लिखी नहीं होती है। ऐसा कुछ रिलीजन में बहुत स्पेसिफिक नहीं होता है कि फ़ीमेल बाहर नहीं जाएगी, इस तरीके का कुछ होता नहीं है। लेकिन पेट्रियार्कल सोसाइटी या जो ये जो हमारे मेल मेंबर्स होते हैं या जो मेल हैं, उन्होंने जब इंटरप्रिटेशन की होती है इसकी इन होली बुक्स की, तो वो अपने कॉन्टेक्स्ट से उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसको समझाते हैं, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है। और हम सोचते हैं कि ये रिलीजन में लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, और जब हम लोग पढ़ेंगे तभी अवेयरनेस आएगी कि एक्चुअल क्या लिखा है। सुनी सुनाई बातों पे हम विश्वास करने लग जाते हैं कि ऐसा है, अच्छा उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा चलता आ रहा है। सो व्हेन you won't open your holy books, when you won't study, you won't be able to know कि एक्चुअल में है क्या कॉन्सेप्ट। कंटेक्स्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, आपकी जो रिलीजियस बुक्स हैं उनमें क्या लिखा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं इंडिया में, सोशल बैरियर्स देखते हैं। कास्ट सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट रहा है इंडियन सोसाइटी का, क्योंकि कास्ट सिस्टम को हमने प्रैक्टिस होते हुए देखा है, ठीक है। ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, इनकी कहानी है, हमें पता है। ब्राह्मण्स हो गया, क्षत्रियास हो गया, कि किस तरीके से 4 इम्पॉर्टेंट वर्ना हमें देखने को मिले सोसाइटी में। ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, ठीक है। तो जो ब्राह्मण्स थे वो डोमिनेट करते थे पूरी सोसाइटी में, वो अलाउ करते थे कि कौन मंदिर आएगा, कौन मंदिर में नहीं अलाउड है, और प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी यहीं से हमें देखने को मिला। तो कास्ट सिस्टम हमारी इंडियन सोसाइटी में इट इज़ लाइक सिंस वी हैव सीन एजेस, तो एक फ्रैगमेंटेड सोसाइटी हमें देखने को मिल रही है। कोई मोबिलिटी भी नहीं है, लोग शूद्रास जो है वो ब्राह्मण की जगह नहीं ले सकता। और पहले तो ब्राह्मण्स को ही पढ़ाते थे, और गलती से अगर कोई बाहर, हमें देखी भी होंगी छोटी छोटी मूवीज़ ऐसी बनती भी थी कि कोई अगर बाहर पढ़ रहा है तो उसे मारा जाता था। और अगर कोई और जाति का अगर कोई स्कूल में या उस पाठशाला में आता था तो उसे वहाँ पर झाड़ू या उसके लिए रखा जाता था, ना कि पढ़ाने के लिए रखा जाता था, ठीक है। और टैलेंट वेस्ट हमें देखने को मिला यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केपेबल बच्चे हैं जो इस लूप में आ गए। कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्रा है, ठीक है, कि वो ब्राह्मण नहीं है, तो जस्ट बिकॉज दे आर नॉट ब्राह्मण्स तो उनको एक्सप्लॉइट किया गया, ठीक है, उनको अप्रेस किया गया। देन कम्स रिलीजियस ओरिएंटेशन। रिलीजियस ओरिएंटेशन देखें तो ये एम्फेसिस देती है स्पिरिचुअलिटी और डिटैचमेंट पे, और इसका किस पे फोकस होता है, ऑन लेस मटेरियल ग्रोथ, ठीक है। हमारा बुद्धिज़्म देख लो, वो भी इस चीज़ की बात करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी
डिटैचमेंट की बात करते हैं कि मटेरियल ग्रोथ पे कम फोकस करो, जितनी ज़्यादा आपकी डिज़ायर्स इच्छाएं होंगी उतना आप उस सफरिंग में चले जाओगे, ठीक है। तो अगर आप उस ब्रांड्स की, आपको बड़ी बड़ी महंगी महंगी ब्रांड्स चाहिए या ये सब चाहिए, अगर आप उन डिज़ायर्स को रखोगे तो आप सफरिंग का कॉज हो जाएगा। तो डिज़ायर्स को कम करो, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप डिज़ायर्स नहीं होंगी, मटेरियल ग्रोथ की सोच समझ नहीं होगी, तो आप डिटैच करोगे सोसाइटी से। स्पिरिचुअलिटी पे एम्फेसिस किया है, ठीक है। देन कम्स जॉइंट फैमिली सिस्टम। देखो जॉइंट फैमिली सिस्टम का ये रहता था कि जो भी डिसीजन मेकिंग रहेगी वो कलेक्टिव एस्पेक्ट से रहेगी, साथ में हम सोच कर एक साथ डिसाइड करेंगे, ठीक है। रिस्क टेकिंग जो है उसको फिर डिस्करेज किया गया, क्योंकि एक अकेला बंदा जो होता है ना वो रिस्क ले लेता है सोसाइटी में, लेकिन जब कलेक्टिवली आप एक सोच विचार करके, चीज़ों को सोच विचार करके ही कोई काम कर रहे हो, तो उसमें आपका फिर जब रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि एक अगर इंसान कि हाँ हमें ये करना चाहिए, तो क्योंकि कलेक्टिवली आंसर देना है, कलेक्टिवली सोचना है, तो दूसरा कहेगा नहीं मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, वो बात वहीं की वहीं रह जाएगी। तो इससे हमें लेस एंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिली। इकोनॉमिक ग्रोथ में ये हमें बेसिकली ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बैरियर्स थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि ये बैरियर्स इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें देखने को मिले हैं। लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। देखो पोस्ट मुगल ना, मुगल्स के बाद पॉलिटिकल यूनिटी कम से कम होती गई, तो वो स्टेबल गवर्नेंस नहीं थी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन देखने को मिली। और अगर आप ये भी देखोगे पॉलिटिकल यूनिटी, अगर अभी भी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होगी, आपस में लड़ते बढ़ते रहेंगे, तो आप सोसाइटी को, आप पूरे एज अ होल इंडिया को एक तरीके से नुकसान दे रहे हैं, क्योंकि आपकी अपनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही हैं, तो आप इंडिया को कब देखोगे, इंडिया को प्रोग्रेस और इंडिया को ग्रो कराने में कब हेल्प आउट करोगे। आज हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि लोग एम्प्लॉयड नहीं हैं। तो जब वो एम्प्लॉयड नहीं है तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं जीडीपी में, या किसी भी एंगल से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, दे आर सिटिंग आइडल, दे आर स्ट्रगलिंग, और वो स्ट्रगल किसी को नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे इंडिया का बन चुका है, और जिससे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन देखने को भी मिल रही है। इंडिया वर्सेस चाइना का कंपैरिजन करते हैं। 1970s में इंडिया और चाइना सिमिलर उनका इकोनॉमिक लेवल था, ठीक है। लेकिन 2021 में ह्यूज गैप आ गया। क्यों आया? डिफरेंट सोशल और पॉलिटिकल अप्रोचेस की वजह से। चाइना में स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल था, ठीक है। उन्होंने फोकस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, डिसिप्लिन पे और कलेक्टिव गोल्स। ये इस वजह से, ये रीजंस हैं जिसकी वजह से चाइना आगे निकल गया, और इंडिया वहाँ पे रिफॉर्म्स स्लोअर थे, कुछ सोशल बैरियर्स अभी भी परसिस्ट करते थे, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो बहुत पिछड़ा रह गया था और चाइना बहुत आगे चला गया था, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? सोशल स्ट्रक्चर और पॉलिसीज़ आप जितना अपना ठीक करने की कोशिश करोगे, डिफरेंट आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे। सो वी नीड टू वर्क ऑन द सोशल स्ट्रक्चर, वी नीड टू ब्रिंग आउट द पॉलिसीज़ फॉर द पीपल, फॉर द कंट्री इंडिया, सो दैट वी कैन सी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है। फाइनल सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं क्या है इसकी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट इकोनॉमिक, ये डिपेंड करती है कल्चरल वैल्यू, सोशल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है। इसीलिए सोशोलॉजी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इन सब चीज़ों को भी फोकस करें। मतलब यहाँ पे सोशोलॉजी इम्पॉर्टेंट का क्यों कॉन्सेप्ट आया? क्योंकि जब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम उसको पैसे से जोड़ लेते हैं कि यार इकोनॉमी की बात हो रही है तो मतलब सिर्फ पैसा पैसा पैसा। आपकी इंडस्ट्रीज़ में पैसा लग रहा है, आपकी मशीन्स, आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है, आप उसको पैसे से जोड़ रहे हो और उसको एक इकोनॉमिक एंगल दे रहे हो। तो इसने कहा है कि इट इज़ नॉट जस्ट इकोनॉमिक, ये इकोनॉमिक नहीं है, ये इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करती है। और ये सब चीज़ें क्या है? सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, कल्चरल वैल्यू, सोशल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस। इसीलिए सोशोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।